नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। एक होता है ट्रेंड और एक होता है बेंचमार्क। दोनों में क्या अंतर है? ट्रेंड एक पवन की लहर की तरह है, वो आती है चली जाती है, ज़्यादा नहीं रुकती है। ट्रेंड जैसे कि कपड़ों में होता है, आज किसी एक खास तरह के कपड़े हम पहन रहे हैं, कुछ वक्त के बाद वो स्टाइल हमारी बदल जाएगी, किसी और तरह के कपड़े हम पहनेंगे। ट्रेंड चेंज होता रहता है। सोशल मीडिया के यूजेज में भी हमारा एक ट्रेंड होता है। पहले हम फेसबुक का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे, अब इंस्टाग्राम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इंस्टाग्राम में भी स्पेसिफिकली रील्स ज़्यादा दिखी जाती है, इतने लंबे वीडियोस ज़्यादा नहीं देखे जाते हैं, तो आज रील्स का ट्रेंड चल रहा है। बेंचमार्क में ऐसा नहीं होता है। बेंचमार्क्स मीन्स स्टैंडर्ड्स, वो मानक है। मानक माने कि एक तरह की आइडियल सिचुएशन, मतलब कि उनके बारे में हम कह सकते हैं किसी और को कि आप इनके मुताबिक चलिए। इसको बेंचमार्क कहा जाता है। हमारा फोकस हमेशा बेंचमार्क्स सेट करने पर होना चाहिए, ना कि ट्रेंड पर। ट्रेंड तो आज है, कल नहीं है। बेंचमार्क हमेशा रहेगा। आज ऐसे ही एक बेंचमार्क के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जिस बेंचमार्क का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लगाना चाहिए। बचपन से मैंने देखा है कि जब भी इनके बारे में कोई बात हो तो इसी तरह से बात की जाती है कि अंबेडकर ने ये कहा था, अंबेडकर ने वो कहा था, जबकि और लीडर्स के बारे में इस तरह से नहीं बोला जाता। फॉर एन एग्जाम्पल गांधी जी, तो हम गांधी जी ही बोलते हैं। गलती से भी अगर किसी ने गांधी बोल दिया तो उसके सामने लोग इस तरह से देखेंगे कि जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया है ना। आपको गांधी जी ही बोलना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल जब बात आए नेहरू जी की, तो नेहरू बोलना इतना ठीक नहीं लगता है, तो किया क्या जाता है, पंडित नेहरू बोला जाता है। आपने पंडित लगा दिया तो आपने उनको सम्मान दे दिया। लेकिन जब बात आए बाबा साहब की, लोग हैं कि जो बाबा साहब बोलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं कि जो सिर्फ अंबेडकर बोलते हैं। मुझे ये सही नहीं लगता है और इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं, काफ़ी सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कल्चर थोड़ा चेंज हो और हम हमारे महानुभावों को, हमारे उन फोर फादर्स को और रिस्पेक्ट के साथ उनको बुलाएं। और ये सिर्फ अंबेडकर जी के बारे में नहीं है, वो सभी हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में है। जो जिंदा है उनको हम काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे लिए इतना ज़्यादा काम किया है, मतलब उनको हम इतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। नाउ अंबेडकर जी की बात आज हमें करनी है, लेकिन यहां पर कोई पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मैं जानता हूं कि इस वीडियो को देखने का ज़्यादातर लोगों का मकसद ये होगा कि जो अभी पार्लियामेंट्री कंट्रोवर्सी हुई है, उस कंट्रोवर्सी के कंटेक्स्ट में हम कुछ बातें करेंगे। वो नहीं है। इस वीडियो का मकसद ये है कि अंबेडकर जी के कंट्रीब्यूशन को हम जानें, कि आज भी हर कोई को अंबेडकर जी का नाम लेना पड़ता है, अंबेडकर जी की बात करनी पड़ती है। ही इज स्टिल रेलेवेंट टुडे, वाई सो, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। अंबेडकर जी सिर्फ दलित नेता नहीं थे। अंबेडकर जी ने सिर्फ हमारा संविधान नहीं लिखा था, इसके अलावा उनकी पर्सनालिटी के और भी कई पहलू हैं, जिन पहलुओं को हमारे समाज ने नहीं जाना है। 1920 के दशक में अंबेडकर जी ने एक किताब लिखी थी, वेरी पॉपुलर बुक। उसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। आपको पता ही होगा, इसी किताब के बारे में कहा जाता है कि इसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1935 में। कानून बनाया गया था 1934 में और बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में। इस किताब के अंदर तब अंबेडकर जी ने यह बात की थी कि अगर आपको करप्शन रोकना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो ज़रूरी ये है कि हर 10 साल के बाद आप अपने करेंसी नोट्स चेंज करिए, आपकी करेंसी आप बदल दीजिए, पुरानी करेंसी को हटाकर आप नई करेंसी लाइए। इसी को कहा जाता है डिमोनेटाइजेशन। 2016 के साल में भारत सरकार के द्वारा 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट्स, उनका डिमोनेटाइजेशन किया गया। तब भी कहा गया था, सरकार के द्वारा ये माना गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सुझाव था उस किताब के अंदर,
उसको हमने लागू किया है। ये दिखाता है कि अंबेडकर जी के विचार आज भी कितने सुसंगत हैं। आज हमारे पास एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 20 करोड़ है। यह पहले से एक बड़ा स्टेट रहा है। जब हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की कोशिश की गई, जिसके लिए 1956 में संविधान में 7वां संशोधन किया गया था, तब अंबेडकर जी ने बताया था कि जिस तरह से आप भाषा के आधार पर राज्य बना रहे हो, यह ठीक नहीं है, इनमें कमियां हैं। जरूरत यह है कि हम भाषा के साथ कुछ और बातों को भी जोड़ें और उन बातों के आधार पर भी हम राज्य बनाने की सोचें। वैसे उनकी बात इतनी सुनी नहीं गई थी, लेकिन ये बात उन्होंने बताई थी। 1955 में उन्होंने एक राइटिंग तैयार किया था, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तबीयत ठीक ना होने की वजह से तब वो पार्लियामेंट नहीं जा सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपना रिसर्च कर ये एक राइटिंग तैयार किया था, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। और इस राइटिंग के अंदर उन्होंने आर्ग्यू किया था कि आपने ये जो उत्तर प्रदेश बनाया है ना, वो काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा राज्य नहीं होता है, इसके आपको 3 हिस्से करने चाहिए। तब हमने बात नहीं मानी थी, लेकिन आगे चलकर 2000 के साल में उत्तर प्रदेश से एक प्रदेश अलग किया गया और वो बना उत्तराखंड राज्य। एक राज्य था उत्तर प्रदेश, उससे अब 2 राज्य बने, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इसके बावजूद आज भी उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 20 करोड़ है। मतलब कि ऑलमोस्ट 16% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन उत्तर प्रदेश। इट्स सच ए ह्यूज स्टेट। इतने बड़े राज्य नहीं होते हैं। कई देशों की आबादी इतनी ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ पर एक राज्य की आबादी जितनी है, इतनी आबादी कई देशों की नहीं है। हाँ, अब ये वक्त आ चुका है कि हमें इस बारे में सोचना होगा और ज़रूरत है कि हम उत्तर प्रदेश का डिवीजन कर एक में से हम 2 राज्य बनाएं। अगर हमने ये किया, ये बात तो अंबेडकर जी ने तब भी की थी कि आप उत्तर प्रदेश से 3 राज्य बनाएं। उन्होंने बिहार के लिए भी यही कहा था कि बिहार को भी आपको 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। और किस तरह से? उन्होंने कहा कि बिहार का एक हिस्सा बनाइए कि जिसकी कैपिटल हो पटना, और दूसरा हिस्सा कि जिसकी कैपिटल हो रांची। अंबेडकर जी जब भी बात करते थे, फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ बात करते थे। उनकी बातों में हमेशा आपको लॉजिक मिलेगा, एक रेशनल अप्रोच मिलेगा, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच मिलेगा। आपने क्या किया? 2000 के साल में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को आपने अलग किया, बिहार का भी आपने डिवीजन किया। बिहार जिसकी राजधानी पटना बनी, दूसरा राज्य जो वहां से अलग हुआ वो बना झारखंड और उसकी कैपिटल है रांची। एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन्स। जो अंबेडकर जी ने बात बताई थी, वही बात बिहार में लागू की गई। अंबेडकर जी ने वैसे मध्य प्रदेश का भी डिवीजन करने के लिए कहा था और वो भी किया गया 2000 के साल में। मध्य प्रदेश से ही तो छत्तीसगढ़ अलग किया गया। मैं समझाना ये चाहता हूं कि जो काम हमने 2000 के साल में किया और अभी भी एक काम करना बाकी है, वो बात उन्होंने कुछ 45 साल पहले करी थी। दैट शोज हिज फोरसाइटेडनेस। इसी को कहते हैं ना, फोरसाइटेडनेस। उनको पता था कि आगे चलकर ये परेशानियां होने वाली है, जरूरी ये है कि अभी से इनको सुलझाया जाए। हमने नहीं सुलझाया, बाद में हमें सुलझाना पड़ा। 1920 के दशक में अंबेडकर जी ने इंडियन इकोनॉमी पर एक ऐसे तैयार किया था और इस ऐसे में उन्होंने बात करी थी कि हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। तब बड़े बड़े जो विद्वान लोग थे वो कहते थे कि इंडियन एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे सही तरीका ये है कि हमारे यहाँ पर लैंड होल्डिंग्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, मतलब खेत काफ़ी छोटे छोटे हैं और इसी वजह से जो किसान है वो ठीक से वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। ज़रूरी ये है कि इन लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट किया जाए और फिर इन्वेस्टमेंट का स्कोप भी वहाँ पर बढ़ेगा। अंबेडकर जी का कहना ये था। पहले तो उन विद्वानों के सामने अपनी बात रखना यही अपने आप में एक बड़ी बात है, अंबेडकर जी ने रखी। उनका कहना यह था कि लैंड इज जस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर।
तो जब आप लैंड होल्डिंग पर फोकस करते हो, उसको कंसोलिडेट करने की बात करते हो, सो यू आर फोकसिंग ओनली ऑन वन एस्पेक्ट, ओनली ऑन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड. यू आर नॉट फोकसिंग अपॉन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो सिर्फ एक फैक्टर पर फोकस कर कर आप कंडीशन को थोड़ी ना इंप्रूव कर सकते हो, बाकी के फैक्टर्स पर भी आपको फोकस करना होगा. उन्होंने बताया था कि हमारा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर की समस्याओं को दूर करने के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पर नहीं होना चाहिए. वी हैव टू लुक एल्सवेयर, वी हैव टू शिफ्ट आवर फोकस एल्सवेयर, एंड दैट इज इंडस्ट्री सेक्टर. कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कृषि क्षेत्र में नहीं है, वो इंडस्ट्रीज सेक्टर में है. उन्होंने कहा था वी मस्ट डू इंडस्ट्रियलाइजेशन. हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनानी होंगी, वहां पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी होगी, और इस एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अननेसेसरी लोग को हमने वहां पर बांध कर रखा है एक तरह से, उनको वहां से हटाकर हमें इंडस्ट्रीज में ले जाना होगा, जिसके लिए इंडस्ट्री सेक्टर में पहले आपको रोजगार पैदा करने होंगे. वहां से आपको एक कैपिटल तैयार करना होगा कि जिस कैपिटल को आप एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सको. ये जो पूरा प्लान उन्होंने समझाया ना, इसी प्लान के बीच एक सोच छुपी हुई है, कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है कि जिसको आगे चलकर कहा गया डिसग्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिसग्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अंबेडकर जी ने इसकी बात अपने इस प्लान में करी है. आपको ये जानकर हैरानी होगी, डिसग्वाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, भले ही नाम वो ना दिया गया हो अंबेडकर जी के द्वारा, डिसग्वाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने तब समझाया था कि जब वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर डिसग्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था. तब हमारे अंबेडकर जी ने इसके बारे में बात की थी. इसी थॉट को फर्दर डेवलप किया एक शख्स ने कि जिनका नाम है लुईस आर्थर. लुईस आर्थर, उन्होंने डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के लिए एक 2 सेक्टर मॉडल पेश किया था. आप इस मॉडल को पढ़िए, एक तरह से आपको लगेगा कि अंबेडकर जी ने जो बात कुछ 30 साल पहले करी थी, वही बात 30 साल के बाद लुईस आर्थर ने अपने तरीके से, हो सकता है कुछ और बेहतर तरीके से पेश की हो, लेकिन प्राइमरी थॉट तो वहीं पर था. इसी लुईस आर्थर को 1954 में अपने इस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया. इनको नोबेल प्राइज दिया गया. दैट शोज द फोरसाइटेडनेस ऑफ आवर फोरफादर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी. अंबेडकर जी ने तब कहा था कि आप कश्मीर पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, आप भारत के पूर्वी इलाके में ज्यादा ध्यान दीजिए. कश्मीर की समस्या है, मना नहीं करते हैं, लेकिन कश्मीर की समस्या पर भारत सरकार के द्वारा जितना जोर दिया जाता है, उतना जोर आपने अपने पूर्वी इलाकों पर नहीं दिया है. तो पूर्वी इलाकों पर अगर आपने फोकस नहीं किया तो वहां पर सिचुएशन और खराब हो सकती है. 1949 में अभी हमें मणिपुर मिला ही था. अंबेडकर जी ने तब कहा था कि यू मस्ट फोकस देयर. हमने इतना फोकस नहीं दिया, दैट्स अ फैक्ट. हमने इतना फोकस नहीं दिया, और आज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के क्या हालात हैं हम देख रहे हैं. हमने हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया. 2018 में हमने फ्री मूवमेंट रेजिम दाखिल किया, लेकिन जब सिचुएशन इंप्रूव ना हुई, रादर वो खराब हुई और खराब हुई, तो इसी साल हमने उस फ्री मूवमेंट रेजिम को विड्रॉ कर लिया. हमें हमारे इन पूर्वी इलाकों पर काम करना था, तब हमने नहीं किया. कश्मीर के मसले को हमने सुलझाया भी नहीं, उसको उलझाए रखा, और इस ईस्टर्न पार्ट पर हमें जो फोकस करना चाहिए था तब नहीं किया, और शायद अभी भी नहीं कर रहे हैं. इन सभी इश्यूज पर अंबेडकर जी ने हमें सुझाव दिए थे. उन सुझावों पर हमने तब काम नहीं किया, और आज भी इतना हम काम नहीं कर रहे हैं. काफी कम ऐसे समाज होते हैं कि जिनको ऐसे लीडर्स मिलते हैं, ऐसे लीडर्स की जो जब हुए तब की जो सिचुएशंस थी, उन सिचुएशंस के बारे में कुछ समाधान, कुछ हल दे सकते थे, और उसके साथ आने वाले वक्त में क्या समस्याएं हो सकती है, उन समस्याओं के बारे में सोचकर उन समस्याओं के लिए भी समाधान दे सकते हैं. ऐसे लीडर्स काफी कम होते हैं. अंबेडकर जी ऐसे लीडर्स में से एक हैं, ऐसे लीडर्स में से एक हैं, और इसीलिए वो सिर्फ दलित नेता नहीं हैं. उन्होंने सिर्फ भारत का संविधान नहीं बनाया, उसके अलावा भारत के बारे में एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है
कि जिसके बारे में अंबेडकर जी के विचार ना हो, और वो भी पुख्ता विचार, ऐसे विचार कि जहां पर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे, जहां पर आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा। और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना ही पड़ता है। भले ही उनके विचार, उनकी सोच अंबेडकर जी की सोच के साथ मेल ना खाती हो, फिर भी आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इग्नोर नहीं ही कर सकते हो। अंबेडकर जी की जो सोच थी वो आज की किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ बिल्कुल फिट नहीं होती है। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है कि एग्जैक्टली हमारे जैसे ही उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, हम उनके हिसाब से चल रहे हैं। अंबेडकर जी जैसे कि ना ही पूरे कैपिटलिस्ट थे, ना ही पूरे सोशलिस्ट थे। वो पूरी तौर से ना ही कैपिटलिज्म को फेवर करते थे, ना ही वो सोशलिज्म को भी फेवर करते थे। उनकी इज्म सिर्फ एक ही थी, एंड दैट वाज इंडियनिज्म। उनको सिर्फ भारत का जो विकास है, भारत का विकास करने में ही उनको रुचि थी। वो किसी आइडियोलॉजी के मोहताज नहीं थे। इसलिए तो उन्होंने कहा था कि फर्स्टली एंड लास्टली वी आर इंडियंस। पहले और आखिर में हम भारतीय हैं, सिर्फ भारतीय हैं। हमारी पहचान सिर्फ एक ही है कि हम इस देश के नागरिक हैं, और इसी देश के लिए हमें सोचना है। पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर हमें सोचना है। दैट्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। गुजरात में तो हम काफ़ी सालों से ये कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से हमने मुहिम चलाई है कि अंबेडकर जी का नाम जब भी लिया जाए तो एक सम्मान के साथ लिया जाए। या तो बाबा साहब कहिए, या फिर डॉक्टर अंबेडकर कहिए, या फिर अंबेडकर कहिए तो अंबेडकर जी कहिए। मैं आशा करता हूं कि ये मुहिम आगे बढ़े, और पूरे देश में जब भी अंबेडकर जी का नाम लिया जाए तो नाम के साथ पीछे जी हो, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। तो बस इसी बात के साथ इस बात को यहाँ पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।